हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज में। और आज अगेन हम अपनी मल्टी थ्रेडिंग सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। हम एटॉमिक वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे, देखेंगे वोलेटाइल और एटॉमिक में क्या फर्क होता है, और एटॉमिक रेफरेंस वेरिएबल के बारे में और कैश के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कैश में ये ए प्रॉब्लम कौन सी होती है। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगेन आपकी लॉक फ्री कंकरेंसी में। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अपनी लॉक फ्री कंकरेंसी में ना हमने अभी तक देखा था दो चीज़ों के बारे में। एक तो हमने देखा एटॉमिक वेरिएबल्स, जो कि हमारे नॉर्मल एटॉमिक वेरिएबल थे, राइट, जिसमें हमारे पास एटॉमिक इंटीजर्स आते हैं, एटॉमिक लॉन्ग और एटॉमिक बूलियन आता है। और हमने देखा था एटॉमिक रेफरेंस के बारे में, राइट। और यहीं पे हमने डिस्कस किया था कैश के बारे में, कंपेयर एंड सेट ऑपरेशन के बारे में, राइट। और हमने ये भी देखा था किसी भी ऑपरेशन को पैरेलली होना जो कि कैश ऑपरेशन है, कैसे थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है ना। आज ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से कि हमारा वोलेटाइल और एटॉमिक, इन दोनों वेरिएबल्स में क्या फर्क होता है। देखो, हमने पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि वोलेटाइल लेके आता है बस विजिबिलिटी है ना, कि बेसिकली कोई भी सीपीयू अपने कैश से चीज़ों को रीड ना करे, ठीक है। हम चाहते हैं वो रैम से आके रीड करे, तो हम किसी भी वेरिएबल के आगे वोलेटाइल लगा देते हैं, है ना। ये हमने डिस्कस किया था कि लेट्स से ये एक सीपीयू का कोर है, ये एक सीपीयू का कोर है, दोनों के पास है अपनी कैश, इसके पास भी है अपनी कैश, ठीक है। और इन दोनों के पास होती है एक रैम। तो मैं चाहता हूं हमारा दोनों के दोनों सीपीयू इस रैम से डेटा को रीड करे, ठीक है, कभी भी अपनी कैश से रीड ना करे। तो उसके लिए मुझे वोलेटाइल कीवर्ड लगाना पड़ता है। और एटॉमिक वेरिएबल बस ये मेक श्योर करते हैं कि वो स्पेशल ऐसे वेरिएबल्स हैं, स्पेशल ऑपरेशंस हैं, जो या तो पूरे के पूरे एग्जीक्यूट होंगे या बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कभी भी पार्शियली एग्जीक्यूट नहीं होते, राइट। और अगर आप एटॉमिक वेरिएबल बना रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट वोलेटाइल होते हैं, वो अंदर से विजिबिलिटी को लेके आते हैं। आपको एक्सप्लिसिटली वोलेटाइल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहां पे जो बिगेस्ट टेक अवे था ना, वो था हमारा कंपेयर एंड सेट मेथड, ठीक है। जहां पे यहां पे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू और यहां पे हम लिखते हैं न्यू वैल्यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारा लॉक फ्री कंसिस्टेंसी में, पूरी की पूरी जावा में, ठीक है। हमने डिस्कस किया तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स। अब ट्रू कब रिटर्न करेगा आपको पता है, अगर हमने यहां लगाया है सीट डॉट कंपेयर एंड सेट, तो उसने सीट को कंपेयर किया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, अगर ये मैच हो गई तो सीट के अंदर न्यू वैल्यू डाल दी और रिटर्न कर दिया ट्रू। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, अगर ये सीट एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच ही नहीं हुई, है ना। अब ना हमने जो कंपेयर एंड सेट का एग्जांपल देखा था, उसमें हम मान के चल रहे थे कि हमारी ये जो सीट है या तो एक T1 थ्रेड के पास जा सकती है या T2 थ्रेड। बेसिकली या तो इसे एक बंदा आदित्य बुक कर सकता है या तो एक बंदा इसे रोहित बुक कर सकता है, राइट। तो ये एग्जांपल था कि ये जो बेसिकली कंपेयर एंड सेट है ये किसी एक के लिए होना चाहिए। पर कभी कभार ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि हम चाहेंगे दोनों थ्रेड T1 भी और T2 भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करे, बस एक के बाद एक करे, या तो पहले T2 कर ले या पहले T1 करे, पर दोनों के आंसर रिकॉर्ड होने चाहिए, दोनों की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम जावा में कहते हैं लॉक फ्री रीट्राई लूप, ठीक है। यहां पे हम रीट्राई का यूज करेंगे ताकि दोनों के रिजल्ट्स हमारे को मिल जाएं, ठीक है। क्योंकि कंपेयर एंड सेट क्या करेगा, एक T1 का रिजल्ट अगर हमको मिल गया तो T2 को फेल करवा देगा, पर हम चाहते हैं T2 भी सक्सेसफुल हो। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब ना यहाँ पे एग्जाम्पल में ये लेने वाला हूं कि आप मान के चलो कि हमारे पास ना एक लाइक काउंटर है, ठीक है। तो मैं क्लास बनाऊंगा लेट्स से लाइक काउंटर, जो मान लो एक यूजर के लाइक्स को मेजर करता है। अब लाइक आपको पता है आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई भी आपको लाइक कर सकता है, आपकी फोटो वीडियो वगैरह। तो हम एक लाइक काउंटर मेंटेन करेंगे किसी एक यूजर के लिए, और जब भी कोई थ्रेड आकर के यहाँ पे एक लाइक करती है, हम उस लाइक को रजिस्टर कर लेंगे। अब लेट्स से T2 ने आकर के एक लाइक किया, हम इस लाइक को रजिस्टर कर लिया, T3 ने रजिस्टर लाइक किया, हमने रजिस्टर कर लिया। हमें बस मेक श्योर करना है कि मल्टीपल थ्रेड्स आपस में ना रेस कंडीशन ना कर लें, तो T2 T3 एक साथ 2 को 3 ना करे। तो एक बार पहले T2 चले 2 को 3 करे और फिर T3 चले 3 को 4 करे, राइट। अब एक तरीका तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लॉक्स लगा दे, है ना, तो हमारा काम पूरा का पूरा हो जाएगा। पर यहाँ पे ना हम लॉक नहीं लगाना चाहते, हम लॉक फ्री मैकेनिज्म के साथ जाना चाहते हैं, जो कि हमारा कंपेयर एंड सेट था, हम उसी को यूज करेंगे। तो एक बार कोड में चल के देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी demo3.java एक खाली फाइल बना रखी है। तो सबसे पहले लेट्स से मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास लाइक काउंटर, ठीक है। और लेट्स से काम करते हैं, इसमें बनाते हैं एटॉमिक रेफरेंस ऑफ टाइप स्ट्रिंग। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ टोटल काउंट इक्वल टू न्यू एटॉमिक रेफरेंस, और यहाँ पे हम इनिशियली बोलते हैं 0। इनिशियली हमारे टोटल काउंट 0 है, ठीक है।
यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं इंटीजर आएगा, राइट। हम लाइक्स को इंटीजर में रखेंगे, इंटीजर, ओके ठीक है। तो एटॉमिक रेफरेंस ऑफ टाइप इंटीजर, टोटल काउंट यहाँ पे मैंने मेंटेन कर लिया जो कि एक एटॉमिक रेफरेंस है। और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ, लेट्स से पब्लिक वॉइड लाइक, जो भी बेसिकली मैं यहाँ पे लाइक रजिस्टर करना चाहता हूँ वो लाइक, ठीक है। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए आपको पता है, मैं इस जब भी कोई लाइक कॉल करेगा मैं इस टोटल काउंट को बढ़ा दूंगा। पर अगर मैं इसको नॉर्मली बढ़ाऊंगा तो बेसिकली अगर मैं करूँगा टोटल काउंट डॉट सेट, और क्या सेट करूँगा, जो भी टोटल काउंट में है टोटल काउंट डॉट गेट +1, अगर मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, तो आपको पता है मेरा पूरा का पूरा लॉजिक ही सारा खराब हो गया। मल्टीपल थ्रेड्स आएंगी, रेस कंडीशन हो जाएगी। T1 T2 अगर दोनों एक साथ आती हैं तो इसको रीड करेंगी, टोटल काउंट डॉट सेट, क्या सेट करना है वो गेट करेंगी, पहले टोटल काउंट डॉट गेट करेंगी, दोनों ने एक साथ 0 गेट किया होगा, +1, दोनों एक पे प्लस करेंगी तो दोनों के लिए 1 1 हो जाएगा, और दोनों सेट कर देंगी 1 को, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के एटॉमिक वेरिएबल नहीं है। टोटल काउंट डॉट सेट खुद में एटॉमिक है, टोटल काउंट डॉट गेट खुद में एटॉमिक है, पर क्योंकि मैं पहले ये निकाल रहा हूं फिर उस पर ये अप्लाई कर रहा हूं, तो क्योंकि इसके बीच में गैप है तो अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो दो थ्रेड्स आपस में रेस कंडीशन करेंगी और हमारा पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मुझे इसको ऐसे नहीं करना, मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए कंपेयर एंड सेट। और हमें पता है कंपेयर एंड सेट की बस एक दिक्कत है कि अगर उसने एक बार कंपेयर एंड सेट किसी थ्रेड पे लगा दिया तो दूसरी थ्रेड के लिए वो हमेशा फॉल्स हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक इन्फिनाइट लूप चलाना पड़ेगा T2 के लिए कि वो बार बार चेक करते रहे। तो देखो मैं यहाँ पे कोड कैसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ वाइल ट्रू, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम इस लूप को चलाते जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी विल कैप्चर द, जो हमने पहले किया था, लेटेस्ट वैल्यू ऑफ टोटल काउंट, जो भी टोटल काउंट की लेटेस्ट वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में रख लेंगे। तो लेट से मैंने एक वेरिएबल रखा इंटीजर टाइप का, और करंट काउंट इसको मैं बोलता हूँ करंट काउंट, और इसमें मैंने क्या रख दिया, जो भी मेरे टोटल काउंट की वैल्यू थी डॉट गेट, ठीक है, जिसको मैं बेसिकली अपने कंपेयर एंड सेट में कंपेयर करना चाहता हूँ, है ना। तो बेसिकली जो मेरे कंपेयर एंड सेट में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी जिससे मैं कंपेयर करना चाहता था ये वो है ना। तो मैं करंट काउंट से ही तो कंपेयर करूंगा कि वो चेंज ना हुआ हो बीच में, राइट। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं इंक्रीमेंट करूंगा अपने लाइक काउंटर को, इंक्रीमेंट लाइक काउंटर बाय 1, है ना, ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक से इंक्रीमेंट ही करूंगा, ठीक है। तो मेरा जो लाइक का काउंटर है वो है टोटल काउंट, उसको मैंने स्टोर करवा लिया अपने करंट काउंट में। तो यहाँ पे लेट से मैं एक और इंटीजर बनाता हूँ, इंटीजर। अब मेरी बड़ी हुई वैल्यू कितनी हो गई, लेट से फाइनल काउंट इक्वल टू जो भी मेरा करंट काउंट था, करंट काउंट +1, ठीक है। तो मेरी फाइनल वैल्यू हो गई ये। अब मैं ना इस फाइनल वैल्यू को करूंगा सेट, किस में, अपने वापस से टोटल काउंट के अंदर। और मैं डायरेक्टली सेट नहीं करूंगा, अगेन मुझे चेक करना पड़ेगा, चेक अगेन इफ द काउंट इज स्टिल व्हाट आई सॉ, ठीक है, हम वही दोबारा चेक करेंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा टोटल काउंट डॉट सेट, सॉरी कंपेयर एंड सेट, एक्सपेक्टेड वैल्यू है मेरी करंट काउंट, है ना, हाँ तो वो सही लिखा हुआ है करंट काउंट, और फाइनल वैल्यू है फाइनल काउंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टोटल काउंट को कंपेयर करो करंट काउंट से, अगर टोटल काउंट करंट काउंट के बराबर है तो ही टोटल काउंट में फाइनल काउंट डालना, पर अगर टोटल काउंट में करंट काउंट नहीं है तो टोटल काउंट में फाइनल काउंट नहीं डालना, सिंपल। तो ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मान लो अगर दो थ्रेड होगी T1 T2 ने पहले मान लो करंट काउंट को टोटल काउंट डॉट गेट किया हो तो उसको करंट काउंट के अंदर आ गया होगा 0, फिर उसने फाइनल काउंट में क्या किया, करंट काउंट +1, तो फाइनल काउंट में आ गया 1। अब यहाँ से मान लो T1 हो गई कॉन्टेक्स्ट स्विच, क्योंकि ये तीनों तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। अब आ गई T2, अब T2 ने भी करंट काउंट को रीड किया टोटल काउंट डॉट गेट, तो इसने भी 0 रीड किया, फाइनल काउंट में करंट काउंट +1, तो इसने भी इसमें 1 डाल दिया, ठीक है। और T2 ने ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी बिना कॉन्टेक्स्ट स्विच हुए। तो टोटल काउंट डॉट कंपेयर एंड सेट करंट काउंट, तो हमने टोटल काउंट जो कि था हमारा 0 इनिशियली, उसको कंपेयर किया करंट काउंट से, करंट काउंट भी 0 है इसके लिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो टोटल काउंट में हम असाइन कर देंगे फाइनल काउंट, मतलब टोटल काउंट के अंदर आ गया 1, और यहाँ से ये लॉजिक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा हुआ है तो इन्फिनाइट लूप है। अब इसे एग्जिट करने के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ। अब ये क्योंकि पूरी की पूरी कंपेयर एंड सेट ऑपरेशन एक बूलियन स्टेटमेंट है, तो अगर ये सक्सेसफुली काम हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, और अगर ये ट्रू होती है तो मैं कह दूंगा रिटर्न, ठीक है। क्योंकि मेरा वॉइड है तो मैं सिंपली रिटर्न लिख सकता हूँ कि मेरा काम हो गया जो मुझे करना था, यहाँ से बाहर आ जाओ।
तो बेसिकली मेरी T2 थ्रेड तो यहाँ से बाहर निकल गई। अब मान लो T1 थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर के वापस से आती है इस लाइन में, है ना, तो उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी थी कि फाइनल काउंट के अंदर 1 डाल दिया था। अब जब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने आएगी हमारी T1 थ्रेड, तो वो देखेगी यार टोटल काउंट करंट काउंट के इक्वल है। अब जो यहाँ पे टोटल काउंट है वो T2 थ्रेड यहाँ से 0 का 1 करके जा चुकी है, राइट। तो टोटल काउंट तो हो गया 1, पर इसने करंट काउंट कितना मेजर किया था 0। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, क्या ये मैच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये वाला इफ फेल हो जाएगा, हम आ जाएंगे इस इफ से बाहर, बेसिकली कहीं यहाँ, तो T1 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो इफ अ थ्रेड रीचेज हेयर, क्या मतलब है उसका? समवन एल्स मस्ट हैव अपडेटेड द काउंटर वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल सही। कि अगर हम यहां तक आ रहे हैं तो बेसिकली जब मैं अपना काम कर रहा था ना, जब T1 अपना काम कर रही थी, तो हो सकता है बीच में वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गई हो, तो कोई और थ्रेड आकर के हमारे टोटल काउंट को अपग्रेड कर गई, है ना। तो अब मैं अगर अपने टोटल काउंट को अपग्रेड करता तो रेस कंडीशन हो जाती, क्योंकि मैंने तो उसको 0 रीड किया, मैं भी उसको 1 करता, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ पे करना चाहिए रीट्राई, ठीक है। अब रीट्राई का मतलब यहाँ पे वाइल लूप लगाई हुआ है, मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा, दोबारा अपने करंट काउंट को फेच करूंगा। इस बार मेरे करंट काउंट में आएगा टोटल काउंट डॉट गेट, जो कि हो गया टोटल काउंट 1 हो चुका है, तो इस बार मेरे करंट काउंट में 1 रीड होगा। फिर फाइनल काउंट में मैं 2 कर दूंगा, फिर कंपेयर करूंगा अपने टोटल काउंट को करंट काउंट से। अगर बीच में कोई और थ्रेड आकर के एग्जीक्यूट नहीं हुई होगी तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और मैं अपने लाइक को 2 करके रिटर्न कर दूंगा, यानी कि मेरे लाइक्स हो गए 2, है ना। अब अगर मान लो दोबारा मेरे को किसी थ्रेड ने डिस्टर्ब कर दिया होता, तो मैं दोबारा रीट्राई करता, फिर मैं दोबारा रीट्राई करता, एंड सो ऑन। मैं ये रीट्राई करता रहता जब तक मुझे टोटल काउंट और करंट काउंट की वैल्यू सेम ना मिल जाती, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा हम यहाँ पे ऐसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं। पहले हमने वाइल ट्रू लिखा, फिर ये 3 लॉजिक लगाए, है ना। ये सब हमने लिखा सिर्फ इस स्टेटमेंट को करने के लिए। ये पूरा कोड हम ऐसे लिख सकते थे, टोटल काउंट डॉट सेट, बेसिकली जो भी टोटल काउंट में इनिशियली रखा है +1, है ना। ये स्टेटमेंट भी हम लिख सकते थे, पर आपको पता है इससे आती रेस कंडीशन। बस रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमने कंपेयर एंड सेट नाम का मेथड लिखा विद द रीट्राई लॉजिक, ताकि सबके चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। अगर T1 के चेंज यहाँ से नहीं आए तो वो रीट्राई करेगी, दोबारा से रीड करने की कोशिश करेगी हमारी लेटेस्ट वैल्यू, और उसके ऊपर अपने लाइक काउंट को अपग्रेड करेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर देते हैं रीट्राइंग, तो हमें ये पता लग जाएगा कितनी बार हमारी कोई थ्रेड रीट्राई कर रही है, रीट्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं, लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड, रीट्राइंग, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि एक इन्फिनाइट लूप है, तो हो सकता है बहुत टाइम तक ये लूप चलता रहे, और हर बार मैंने यहाँ पे इंटीजर करंट काउंट, इंटीजर फाइनल काउंट लिखा है, तो हर बार नया वेरिएबल डिक्लेयर होगा। तो इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पहले इनको डिक्लेयर कर दें, इंटीजर करंट काउंट बेसिकली ये, ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे इंटीजर लिख सकता हूँ फाइनल काउंट, बेसिकली ये, है ना। और यहाँ से मैं ये इंटीजर्स को हटा सकता हूँ, ठीक है, ताकि मैं सेम वेरिएबल को बार बार रीयूज करता रहूं, क्योंकि मैं दोबारा लूप स्टार्ट करूंगा तो करंट काउंट अपने आप ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने इस लाइक काउंटर का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो लाइक काउंटर, लेट्स से लाइक काउंटर इक्वल टू न्यू लाइक काउंटर, कुछ ऐसे, ठीक है। और बनाता हूं मैं थ्रेड अपनी, लेट्स से एक बनाता हूं T1 थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। और लेट्स से मैं कहता हूं मैं कोई इनपुट नहीं ले रहा, और मैं क्या करता हूं, सिंपली इस लाइक काउंटर का मेथड कॉल करता हूं लाइक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे मैं बनाता हूं मल्टीपल थ्रेड, ये हो गई मेरी T1, ये हो गई T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, ठीक है। तो मैंने 10 थ्रेड्स बना दी, तो ये हो गई T2, 3, 4, ओके, ठीक है। अब काम है इन सारी थ्रेड्स को स्टार्ट करने का, तो उसको करते हैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा T1 डॉट स्टार्ट, और ऐसे ही सारी थ्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी थ्रेड स्टार्ट कर दी। अब मैं करता हूँ अपनी मेन थ्रेड को थोड़ी देर के लिए स्लीप, ठीक है, ताकि मेरे जो सारा काम है अच्छे से हो सके और बीच में मेन कोड इंटरफेयर ना करे। तो थ्रेड डॉट स्लीप 2 सेकंड काफ़ी रहेंगे, या लेट से 3 सेकंड के लिए कर लेते हैं, 3 सेकंड, ठीक है। और कैच कर लेते हैं उसे एक्सेप्शन ई में, इसे छोड़ देते हैं खाली, और फाइनली प्रिंट करते हैं हमारे लाइक टोटल काउंट की वैल्यू, ठीक है। अब इसे प्रिंट कैसे करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और मेथड दे देते हैं पब्लिक, जो इंटीजर वैल्यू देगा गेट टोटल, लेट्स से गेट टोटल लाइक्स, ठीक है। वो कुछ नहीं करेगा, वो जो भी हमारे टोटल काउंट है ना उसको गेट करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लाइक काउंटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक
काउंटर डॉट गेट टोटल लाइक्स, ठीक है, और यहाँ पे लेट से लिख देते हैं टोटल लाइक्स। ओके, अब करते हैं इसको प्रिंट। मेरे ख्याल से हमारा कोड बिल्कुल सही है। यहाँ पे एटॉमिक रेफरेंस लिया हुआ है, यहाँ पे लाइक वेरिएबल है, यहाँ पे लाइक हमारा मेथड है, ठीक है, जो यहाँ पे इन्फिनाइट लूप चलाता है, बार बार रिट्राई लॉजिक, और ये हमने 4 पॉइंटर्स किए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो अब इस कोड को चला के देखते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 10 होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने 10 थ्रेड चलाई हैं और सब एक एक लाइक करती हैं, तो हमारा टोटल लाइक काउंटर 10 होना चाहिए। कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई रेस कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो हमने किया इसको रन, देखो 4 बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 3 सेकंड का गैप आएगा, लेकिन टोटल लाइक्स हमारा 10 ही है, बिल्कुल सही है ना। अब जब भी आप इसको दोबारा रन करोगे ना, हमेशा नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे या ज्यादा होंगे, हमेशा नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अलग होंगे। देखो इस बार सिर्फ 2 ही कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर भी लाइक काउंट हमेशा 10 आया, ठीक है। अब आप चाहो ना तो कोड में थोड़ा और चेंज कर सकते हो कि मान लो हर थ्रेड एक लाइक नहीं करती, ठीक है, बल्कि मल्टीपल लाइक करती है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से लूप लगा देता हूँ, इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। तो हर थ्रेड 10 लाइक्स करती है, और बेसिकली वो लाइक काउंटर डॉट लाइक बार बार कॉल करती है 10 टाइम्स। तो मैं देखना चाहता हूँ मेरा ओवरऑल आंसर 100 होना चाहिए। तो एक बार मैं सब में चेंज कर लेता हूँ पहले। देखो यहाँ पे मैंने सब थ्रेड्स में चेंज कर लिया और 10 का लूप चला दिया, 10 का काउंटर चला दिया, है ना। तो मेरे 10 थ्रेड्स हैं और हर थ्रेड 10 लाइक्स करती है, तो मेरा हमेशा आंसर 100 आना चाहिए, चाहे कितनी बार भी रीट्राई हो। तो देखो कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन मेरा टोटल आंसर आएगा 100, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये हमने पूरा का पूरा कोड कैसे लिखा। तो बेसिकली कंपेयर एंड सेट काम कैसे करता है, ओके, ठीक है। तो हम अपने पूरे कोड में ना रिकैलकुलेट करने का काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी थ्रेड का जो इनपुट है वो मिस ना हो जाए। जो भी थ्रेड लाइक कर रही है वो मिस ना हो जाए। अगर दूसरी थ्रेड उसे साथ में चेंज कर रही है तो वो यहाँ से फेल हो जाएगी बेसिकली कंपेरेंट थ्रेड से, और वो दोबारा रीड करने की कोशिश करेगी, है ना। तो रिकैलकुलेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको एटॉमिक रेफरेंस वेरिएबल समझ आए तो वैसे ही हमारे पास होते हैं एटॉमिक रेफरेंस एरे। ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो सकता है तो पूरा का पूरा एरे भी बना सकते हैं हम एटॉमिक रेफरेंस पे, राइट। तो देखो हमारा नॉर्मल एरे तो कुछ ऐसा दिखता था, इंट ARR इक्वल टू लेट्स से न्यू इंट ऑफ साइज 10। और आपको पता था अगर हम मल्टी थ्रेडिंग कोड में इसको चलाएंगे तो हो सकता है एक ही इंडेक्स पे मल्टीपल थ्रेड्स आकर के ओवरराइड कर दे डेटा को, है ना। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एटॉमिक रेफरेंस एरे, जो कि बिल्कुल थ्रेड सेफ है। इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम बना सकते हैं लेट्स से एटॉमिक रेफरेंस एरे, लेट्स से ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जिसका नाम है ARR इक्वल टू न्यू, अगेन एटॉमिक रेफरेंस एरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा साइज, लेट्स से 5 साइज का मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास कुछ मेथड्स रहते हैं कि ARR.set, ARR.get वगैरह वगैरह। सेट करने के लिए होता है, तो अगेन ये मुझसे 2 चीज़ें लेता है। एक मेरा इंडेक्स, किस इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेट करनी है। लेट्स से यहाँ पे मुझे सेट करना है आदित्य, 0th इंडेक्स पे मैंने सेट कर दिया आदित्य। ऐसे ही मैं लिखूंगा ARR.set, और लेट से लिखूंगा इंडेक्स हो गया मेरा 1 पे मैंने सेट कर दिया लेट से रोहित, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल एरे के मेथड्स की तरह काम करता है, सेट गेट वगैरह वगैरह। इसमें भी हमारे पास कंपेयर एंड सेट का मेथड है। तो अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिखूँ ARR.कंपेयर एंड सेट। अब यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी 3 चीज़ें। एक तो ऑब्वियसली इंडेक्स, लेट से इंडेक्स है 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू रोहन मान लो, और फाइनल वैल्यू लेट से सोहन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड इंडेक्स पे अगर इस ARR में रोहन पड़ा है तो उसमें सोहन डाल दो, पर अगर उसमें रोहन नहीं पड़ा तो सोहन मत डालना और फॉल्स रिटर्न करना, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कंपेयर एंड सेट हमारे नॉर्मल रेफरेंस वेरिएबल में काम करता है। ये बस एरे है तो हमने इसको साथ में इंडेक्स के साथ दिया है। अब आप इस एटॉमिक रेफरेंस एरे को खुद से यूज करके देखो। तो जो हमने अपना सीट बुकिंग वाली क्लास बनाई थी ना, जिसमें हमने मान के चला था एक ही सीट है, राइट, क्योंकि उस टाइम हमने बस एटॉमिक रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। अब हमने पढ़ लिया है एटॉमिक रेफरेंस एरे के बारे में। तो आप मान के चलना कि हमारे पास ना सीट का एक पूरा का पूरा एरे है, और वो एरे ऑब्वियसली एटॉमिक रेफरेंस एरे है ना। और मल्टीपल थ्रेड्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स की सीट बुक करना चाहती हैं, तो आप क्या करोगे, एक इंडेक्स की सीट किसी एक ही थ्रेड को दोगे और बाकियों के लिए बोल दोगे भैया दिस सीट इज ऑलरेडी बुक्ड बाय दिस थ्रेड, है ना। और ये बाकी थ्रेड्स क्या कर सकती हैं, फिर बाकी सीट पे फोकस कर सकती है ना। अब मान लो T2 को
ये वाली सीट नंबर 1 नहीं मिली तो वो इस बार सीट नंबर 2 पे ट्राई कर सकता है, हो सकता है सीट नंबर 2 भी ना मिले तो वो सीट नंबर 3 पे ट्राई कर सकता है एंड सो ऑन। बिल्कुल सेम कोड रहेगा, बस वहां पे हमने जो एक वेरिएबल के लिए किया है वो हमें पूरे के पूरे एरे के लिए करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। अब अगर ये समझ आया ना तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपका एटॉमिक इंटीजर हो या आपका एटॉमिक लॉन्ग हो या एटॉमिक बूलियन हो, तीनों के तीनों अंदर से यही कंपेयर एंड सेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों। हमने तो बस इसका एग्जांपल एटॉमिक रेफरेंस में देखा था, एटॉमिक रेफरेंस में, पर अंदर से ना ये तीनों भी यही यूज कर रहे होते हैं। इसलिए इंटरेस्टिंगली अभी हमने जो अपना लाइक काउंटर वाला कोड लिखा था ना, उसको हम पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग एटॉमिक इंटीजर, क्योंकि लाइक्स क्या है, एक इंटीजर थे, है ना। हमने फालतू में उसको एक एटॉमिक रेफरेंस बनाया और उसके थ्रू कंपेयर एंड सेट पूरा का पूरा खुद से एग्जीक्यूट किया। पर अगर हम चाहते तो उसे एक एटॉमिक इंटीजर बनाते और उसके अंदर अपने आप ही हमें इंक्रीमेंट एंड गेट का नाम का मेथड मिलता है ना, जो कि खुद में एक एटॉमिक मेथड है, यानी कि वो मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा, तो वो काम भी हमारा हो जाता। एक बार फटाफट कोड में चलते हैं और उसको देखते हैं। तो देखो ये थी मेरी demo3.java फाइल, है ना, ये तो मेरा मेन फंक्शन है जिसमें मैंने 10 थ्रेड स्टार्ट की थी। ओके, अब चलते हैं अपने अगेन लाइक काउंटर में, और ये रहा था मेरा लाइक मेथड जिसमें मैंने इतना सब कुछ काम किया था। देखो यहाँ से मैंने कोड लिखा था यहाँ तक, ऑल दो बहुत सारे कमेंट्स है इसलिए कोड ज्यादा लग रहा है, पर कोड फिर भी 1 2 3 4 5 6 लाइन का तो है ही कम से कम, है ना। हम इस पूरे के पूरे कोड को और छोटा कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे टोटल काउंट ना एक एटॉमिक रेफरेंस ना लेकर के अगर मैं इसको कर दूं कमेंट, और मैं यहाँ पे पता क्या लिखूं, यहाँ पे मैं लिखूं लेट्स से एटॉमिक इंटीजर टोटल काउंट इक्वल टू न्यू एटॉमिक इंटीजर, और इनिशियल वैल्यू यहाँ पे रख दो 0। ठीक है, और ये जो मेरा पूरा का पूरा मेथड था ना, इसमें जो भी लिखा हुआ था इन्फिनाइट लूप और जो मैं खुद से बेसिकली कैश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, वो सब मुझे करने की जरूरत नहीं है। मेरे को बस सिंपल लिखने की जरूरत है टोटल काउंट डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट। ये लो, हो गया काम, सिंपल। एक लाइन का फंक्शन लिखना था मुझे, इंक्रीमेंट एंड गेट। अब भी अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो मेरा आउटपुट वही आएगा जो आना चाहिए, विच इज 100। ठीक है, तो देखो 3 सेकंड हो गए और हमारा आउटपुट आ गया 100, है ना। अब यहाँ पे बीच में कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट किया ही नहीं, यहाँ तो हम फिर भी कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड प्रिंट कर रहे थे, पर यहाँ पे हमने कुछ नहीं प्रिंट किया, हमने बस लिखा टोटल काउंट डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट, सिंपल। ठीक है, तो हम अपने पूरे के पूरे कोड को एटॉमिक इंटीजर से भी सॉल्व कर सकते थे, बस समझने के लिए कि अंदर से पूरा का पूरा ऑपरेशन काम कैसे करता है। हमने खुद से ये इन्फिनाइट लूप लिखा, लेकिन ये जो हमारे एटॉमिक इंटीजर्स है ना, ये सब अंदर से खुद ही इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये कैश तो सिर्फ ये ऑपरेशन था हमारा कंपेयर एंड सेट वाला इतना सा, ये वाइल लॉजिक तो हमने बना के लिखा था खुद से, रीट्राई लॉजिक, तो क्या एटॉमिक इंटीजर अंदर से रीट्राई लॉजिक यूज करता है? आंसर है यस। ठीक है, ये सिर्फ एक कंपेयर एंड सेट वाला मेथड यूज नहीं करता अंदर से, ये पूरा का पूरा ये रीट्राई लॉजिक हमारे इंक्रीमेंट एंड गेट नाम के मेथड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट एंड गेट सिंपल एक एटॉमिक ऑपरेशन तो है ही, बट वो खुद में पूरा का पूरा ये लॉजिक इंप्लीमेंट करता है, इसमें इन्फिनाइट लूप शामिल है, मल्टीपल थ्रेड्स में हमारा कंपेयर एंड सेट शामिल है, वगैरह वगैरह, राइट, ताकि किसी का भी इंक्रीमेंट लॉस्ट ना हो। राइट, अभी भी तो यही हो रहा होगा ना, इंक्रीमेंट गेट में मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ आ रही होंगी, पर सबका हमने लाइक को रजिस्टर किया। कैसे किया? ऑब्वियसली अंदर से उसने पूरा का पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट करके। ओके, तो अभी हम जो कैश की बात करे जा रहे थे ना बार बार, कंपेयर एंड सेट, ठीक है, तो हम बार बार इस कंपेयर एंड सेट की बात कर रहे थे जावा में जो मेथड है, राइट, इसके पीछे का जो इंजन है उसको हम बोलते हैं कंपेयर एंड स्वैप। ठीक है, ये इसके पीछे का इंजन है। कंपेयर एंड सेट तो बस एक मेथड है, इसके पीछे की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं कंपेयर एंड स्वैप। ये टेक्निक है जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं कंपेयर एंड सेट नाम के एक मेथड से। ठीक है, अब कंपेयर एंड स्वैप में ये पूरा का पूरा कंपेयर एंड सेट मेथड प्लस हमारा जो रीट्राई लॉजिक था वो आ जाता है। तो यहाँ पे इसको सही से लिख देता हूँ, प्लस रीट्राई लॉजिक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सब मिला के हम कहते हैं कंपेयर एंड स्वैप टेक्निक। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से सोचो ना, कंपेयर एंड स्वैप टेक्निक कर क्या रही होती है। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम वैल्यू कहीं से रीड करते हैं मेमोरी से, उसे लेट से कुछ मॉडिफाई करते हैं या अपडेट करते हैं और वापस से मेमोरी में राइट करते हैं, और इन्हीं की वजह से ना हमेशा हमारे मेमोरी में कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम आती है, चाहे रेस कंडीशन कह लो या विजिबिलिटी की प्रॉब्लम कह लो, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे आता है हमारा कैश जो कहता है कि ये वाला ऑपरेशन तभी करना अगर आपकी इनिशियल वैल्यू वही है जो आपने देखी थी। राइट, कंपेयर एंड सेट में हम वही करते हैं, हम मॉडिफाई तभी करते हैं जब हम श्योर हैं जो हमारी पीछे की वैल्यू है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में रीड की थी वो अभी तक वही है। राइट, उसको किसी ने चेंज नहीं किया।
अगर किसी ने चेंज कर लिया तो हम ये राइट ऑपरेशन नहीं करते, हम यहीं के यहीं इसको ब्रेक कर देते हैं, राइट। तो कंपेयर एंड स्वैप कहता है कि पहले कंपेयर करो और तभी वैल्यू को स्वैप करो। अगर आपको लगता है कि हमारी वैल्यू बीच में चेंज हो गई है तो वहां से बाहर निकल जाओ, यानी कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन एटॉमिक है, या तो हमारी वैल्यू चेंज होगी या तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर कभी भी हमारी वैल्यू रेस कंडीशन नहीं लेके आएगी, है ना। किसी की एग्जिस्टिंग वैल्यू के ऊपर वो कुछ अप्लाई नहीं कर देगी, हमेशा तभी चेंज करेगी जब वो अपनी हिस्ट्री को देख लेगी कि हाँ ये अभी तक वही है जो मैंने रीड किया था, और इसके ऊपर मैं एक नया इंक्रीमेंट या नया डिक्रीमेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब ना आपको आई होप अच्छे से ना जो हमारे लॉकिंग टेक्निक्स है उसमें और जो हमारी कैश टेक्निक है, इन दोनों में ना एक फर्क समझ आया होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये लॉक्स यूज करती है और ये विदाउट लॉकिंग काम करती है, पर देखो ये जो लॉकिंग टेक्निक्स है ना, इसमें अगर एक क्रिटिकल सेक्शन है, लेट्स से ये, तो एक थ्रेड अगर इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो बाकी थ्रेड वेट कर रही होती हैं, वो सब ब्लॉकिंग एरिया में होती हैं। लेकिन कैश में अगर हमारे पास ये क्रिटिकल एरिया है तो उसमें सारी थ्रेड्स ट्राई करती हैं एक साथ, ऑल थ्रेड्स ट्राई, लेकिन सक्सीड एक ही करती है एक बार में, है ना, ओनली वन सक्सीड्स। और बाकी क्या करती है, बाकी करती है रीट्राई, है ना, ठीक है। तो मेजर फर्क यही है कि इसमें सारी थ्रेड्स एक साथ ट्राई करती है लेकिन एक ही सक्सीड करती है, बाकी रीट्राई, और इसमें सारी थ्रेड सिर्फ वेट कर रही होती है कि अपना एक पूरा कर ले तब दूसरी थ्रेड एंटर करेगी, है ना। तो रीट्राई वगैरह का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता। और ऑब्वियसली हर काम आप कैश से नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म है, चाहे इसका ओवरहेड हो, पर ये सबसे सेफ है। आप कैश ऑपरेशन बस लिमिटेड चीजों के लिए ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको समझ आया ना तो एक लास्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। बिल्कुल, ये जो हमारा कैश ऑपरेशन है ना, कंपेयर एंड स्वैप, ये ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता खुद से, जो कि है ABA प्रॉब्लम, ठीक है। और ये मल्टी थ्रेडिंग में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्या है ABA प्रॉब्लम? देखो हमने क्या कहा, कैश क्या कहता है, कैश क्या कहता है, देखो मैं किसी वैल्यू को तभी अपडेट करूंगा, पहले ना मैं चेक करूंगा कि मैंने उस वैल्यू को जब रीड किया था तो क्या अभी तक भी वो सेम वैल्यू है, राइट। तो लेट्स से हमारे पास ना कोई इनिशियल वैल्यू थी A, ठीक है, मान लो कोई इनिशियल वैल्यू थी A। अब मान लो यहाँ पे हमारी दो थ्रेड थी, एक T1 थ्रेड थी, एक T2 थ्रेड थी, जो दोनों साथ चल रही थी, ठीक है। अब सबसे पहले थ्रेड T1 चली, उसने A को रीड कर लिया, ठीक है। तो थ्रेड T1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थ्रेड T1 ने क्या किया, A को मेमोरी से रीड कर लिया, और ये हो गई कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। अब चलेगी थ्रेड T2, T2 की बारी है, ओके। तो लेट्स से T2 ने क्या किया, T2 ने पहले A को रीड किया, ठीक है, यहाँ पे T2 एक बार चली, फिर T2 दोबारा चली, उसने इस A को B से रिप्लेस कर दिया, ओके। और फिर T2 दोबारा चली, इसने इस B को दोबारा A से रिप्लेस कर दिया, ओके। और फिर T2 हो गई कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। अब आप सोचो जब T1 दोबारा वापस आएगी इस वाले टाइम पे, T1 जब दोबारा वापस आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं ब्लॉक्स बना रहा हूँ टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टाइम लेट्स से T=0 पे ये हुआ होगा, फिर T=1 पे ये हुआ होगा, T=2 पे, =3 पे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे A रीड करके चली गई, है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गई। तब तक हमारी दूसरी T2 आई, उसने A को रीड किया, A को अपग्रेड किया B से, और B को अपग्रेड कर दिया वापस A में, A को अपग्रेड किया B में, और B को अपग्रेड किया A में, और T2 भी यहाँ से चली गई कॉन्टेक्स्ट स्विच होके, राइट। और लेट्स से ये जो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस है ये यहाँ पे दिखेंगे, A को अपग्रेड किया B पे और B को वापस से अपग्रेड किया A पे, है ना। अब देखो जब T1 वापस आई तो ये देखेगी कि मैंने जो रीड किया था T1 = A, क्या मेमोरी में भी वही पड़ा है, आंसर है ट्रू, है ना। तो इसके हिसाब से ना पीछे कुछ हुआ ही नहीं, इसने कहा ये बिल्कुल सही है, अब मैं इस T1 को X में चेंज कर सकती हूँ, या जो भी मुझे चेंज करना होगा उस पर चेंज कर सकती हूँ, राइट। इसने इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया, और इसी को हम बोलते हैं ABA प्रॉब्लम। बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम कि A में ही चेंज हो जाए, पर बीच में उसके कितने सारे फेजेस रहे हो सकता है A पहले B में चेंज हो, उसके बाद B जा करके वापस A में चेंज हुआ, है ना। T1 तो हमारा कैश क्या करता है, हमारे हिस्ट्री के फेजेस को इग्नोर कर देता है, वो बस ये फोकस करता है जो मैंने वैल्यू रीड की थी और जो अभी फाइनल वैल्यू है, क्या वो दोनों सेम है या नहीं, ठीक है। अब कई बार ना ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी, कई बार ये जो A है और ये जो A है बिल्कुल सेम होगा, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि बीच में कितनी सारी चीजें उसमें चेंज हुई हो। फॉर एग्जांपल हमारे लाइक काउंटर में ही मान लो, जो हमारा लाइक काउंटर था, ठीक है, लेट्स से वो इनिशियली 1 था और T1 1 रीड करके चली गई, और हो सकता है T2 ने उसको पहले 2 किया, उसके बाद दोबारा 1 कर दिया,
है ना। और जब T1 दोबारा आई तो उसने सिर्फ इस 1 को देखा, उसने कहा ठीक है मुझे तो इसको 1 से इंक्रीमेंट करना है, मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे इस A प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये A है ना। तो यहाँ पे हमने पहले लाइक को इंक्रीमेंट किया और फिर डिक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार ना ये A और ये A बहुत अलग चीजें रिप्रेजेंट करते होंगे, राइट, इनकी हिस्ट्री मैटर करती होगी। तो सिर्फ इतना सा देख लेना कि मैंने जो वैल्यू रीड की थी और जो फाइनल वैल्यू है वो सेम है या नहीं, काम नहीं चलेगा, ठीक है, रेस कंडीशन दोबारा आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम जावा में यूज कर सकते हैं वर्जनिंग का, वर्जनिंग। तो बेसिकली हम क्या करें, तो हम जो एटॉमिक रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करें एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसमें ये स्ट्रिंग्स भी हो, A B या A जो भी होती है, प्लस हो उसके वर्जन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए वैल्यू कॉमा वर्जन का पेयर। तो अब हमने ये जो देखा था ना T1 और T2 की थ्रेड, वो ऐसे हो जाएगी कि यहाँ पे T1 रन हो रही है, यहाँ पे T2 रन हो रही है, और इनिशियली हमारी जो वैल्यू है वो है A, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि T1 ने रीड किया A और वर्जन है 1, कुछ इस तरीके से। अब अगर T1 कॉन्टेक्स्ट स्विच हुई और T2 आई, तो T2 ये जब A रीड करेगा तो ये वर्जन रीड करेगा 1। अब जब इस A को चेंज करेगा तो इसने A को किया B, वर्जन को कर दिया 2, ठीक है। फिर इसने इस B को चेंज किया वापस से A में, अब वर्जन हो गया 3। बेसिकली वर्जन हमेशा अपग्रेड होता रहेगा, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे भी दिखेंगी, लेट्स से ये A,1 था, यहाँ से हो गया B,2 और यहाँ से हो गया वापस से A,3, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे फिर T हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अब यहाँ पे हमारा T1 वापस आता है, तो आपको पता ही अब ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। T1 कहेगा जो मैंने रीड किया था और जो मेमोरी में पड़ा क्या वो सेम है। इस बार वो सेम नहीं है, इसने रीड किया था A पर वर्जन था 1, मेमोरी में पड़ा है A पर वर्जन है 3, यानी कि गैप है। इस कैश में यानी कि कैश डिटेक्ट करेगा इस गैप को और कहेगा रीट्राई, है ना, मैं दोबारा से नई वैल्यू रीड करूंगा, राइट। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वर्जन्स के थ्रू, ठीक है। बहुत सिंपल सोल्यूशन है ये। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको पक्का बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।